नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, जिसका दूसरा नाम है पीक एरिया। अब देखो पीक एरिया क्या होता है। द एरिया अंडर एन एनएमआर सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट पीक। मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रा में कोई पीक आया है तो उस पीक की इंटेंसिटी किस पे निर्भर करेगी। जिन प्रोटॉन्स के लिए पीक है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है। इट मीन्स फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल वी कैन कैलकुलेट रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ ऑल सिग्नल। ठीक है। अब हायर द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, किसी सिग्नल की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब उससे जुड़े हुए प्रोटॉन्स की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी। काउंटिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी से प्रोटॉन की संख्या को कैसे काउंट करें, इसके लिए क्या करते हैं नेक्स्ट में अपन एक, ये देखो हमने एक एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया है मेसिटिलीन का। मेसिटिलीन के एनएमआर स्पेक्ट्रम में हमें दो सिग्नल मिलेंगे, एक तो इन मेथिल ग्रुप के लिए और एक इन हाइड्रोजन के लिए। तो देखो ये दो सिग्नल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये और एक ये। जब इन पीक का हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन से यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होती है 1 और यहाँ पे प्राप्त होती है 2.9। देखो गिवन कंपाउंड शोज टू सिग्नल, इट मीन्स कंपाउंड हैज़ टू टाइप ऑफ प्रोटॉन। हमने पहले देख लिया दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। यहाँ पे देखो फ्रॉम इंटीग्रेशन कर्व it is clear that compound has 1.1:3 ratio of proton of peak A and B respectively। देखो पीक A और पीक B का इंटीग्रेशन कर्व का रेशियो क्या है, 1:2, 2.9। अब देखो 2.9 3 के करीब करीब है, तो मतलब 1:3 हम मान सकते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है। देखो काउंट कर लो, ये 3 हाइड्रोजन है और ये 9 हाइड्रोजन। इस प्रकार इंटेंसिटी के द्वारा हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल देखो, हम जब एनएमआर स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हमें पीक केवल सिंगलेट के रूप में नहीं मिलती, मतलब केवल एक सिंगल पीक नहीं मिलती जैसे ये मिली हुई है इस तरीके से, मतलब ये पीक कई भागों में विभाजित हुई मिलती है ऐसे। तो जब दो भागों में विभाजित होती है तो उसे बोलते हैं डबलेट, तीन भागों में विभाजित हो जाती है ट्रिपलेट, त्रिक, चार भागों में विभाजित हो जाती है तो क्वार्टेट या चतुर्थक। इस प्रकार इस सिग्नल का एक से अधिक भागों में बंट जाना क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, या इसका दूसरा नाम है स्पिन स्पिन कपलिंग, संकेत का विपाटन या चक्रण चक्रण युग्मन। ठीक है। अब देखो व्हेन ए प्रोटोन और ए सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन कम्स इन रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है अल्फा से बीटा स्टेट में जाना, एट ए पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, then magnetic field of proton of adjacent carbon atom interact with applied magnetic field. The interaction is called spin spin coupling। देखो इसके एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये है CH3CH2Br, इथिल ब्रोमाइड एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में देखो दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। ठीक है। अब पहले बार मान लो CH2 के प्रोटॉन, मेथिलीन समूह के प्रोटॉन रेजोनेंस में आते हैं किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ठीक है। देखो व्हेन मेथिलीन प्रोटॉन कम्स इन रेजोनेंस एट पर्टिकुलर फील्ड स्ट्रेंथ, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मेथिल प्रोटॉन, देखो ये
मेथिल प्रोटॉन इंटरएक्ट विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन फॉलोइंग वे। देखो ये रेजोनेंस में आते हैं तो इंटरेक्ट कैसे करते हैं। देखो ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये मेथिल वाले कैसे बिहेव कर सकते हैं तीनों प्रोटॉन। देखो पहली कंडीशन है ये तीनों इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करें, तीनों ही प्रोटॉन। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई दो प्रोटॉन विरोध करे और कोई एक प्रोटॉन उसको रेनफोर्स करे। तो इस तरीके से तीन स्थितियाँ हो सकती हैं, पहले दो विरोध कर रहे हैं फिर एक सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके से कोई दो विरोध कर रहे हैं कोई एक सपोर्ट कर रहा है। तीसरी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कोई दो रेनफोर्स करें और कोई एक अपोज करे, ये भी तीन कंडीशन हो सकती हैं। और तीसरी क्या हो सकती है, तीनों ही रेनफोर्स करें। तो देखो पहले कंडीशन का आता है स्ट्रॉन्गली अपोजेज, मतलब पूर्णतः विरोध। फिर वीकली अपोजेज, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट कर रहा है। फिर वीकली रेनफोर्स, और ये हो गया स्ट्रॉन्गली रेनफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार ये मेथिल के परमाणु, मेथिल के हाइड्रोजन इस CH2 ग्रुप के सिग्नल के साथ चार तरीके से कपल हो सकते हैं, जिसके कारण इसका सिग्नल चार भागों में बट जाता है, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होता है, क्वार्टेट। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन सिग्नल ऑफ CH2 प्रोटॉन स्प्लिट इनटू 4 पीक्स, दिस पीक्स कंबाइंडली कॉल्ड क्वार्टेट। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो बाद में देखते हैं। देखो 1 2 3 हो जाए, चार भागों में बट गया। अब देखो इसकी इंटेंसिटी जितनी जिसकी संख्या है वो लिख दो। जैसे स्ट्रॉन्गली अपोज एक बार है तो एक, ये दोनों ये कितने बार है, तीन, तो 1:3:3:3:1। देखते हैं, देखो इंटेंसिटी क्या हो गई, 1:3:3:3। ये जितनी बार हो रहा है ना कपलिंग वैसे ही होएगा। सिमिलरली इसी प्रकार देखो जब मेथिल के प्रोटॉन रिजोनेंस में आएंगे तो CH2 प्रोटॉन मेथिलीन समूह के प्रोटॉन्स उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये देखो इंटरेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं, दोनों ही अपोज करें, एक अपोज करे एक सपोर्ट करे, ये स्थिति दो बार हो सकती है दो तरीके से, और दोनों ही रेनफोर्स करें। तो अपोज नो इफेक्ट और रेनफोर्स द फील्ड स्ट्रेंथ। तो CH3 समूह का सिग्नल कितने भागों में बट जाएगा, 1 2 3। तो हमें CH3 के लिए क्या प्राप्त होगी, ट्रिपलेट। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन सिग्नल ऑफ CH3 प्रोटॉन स्प्लिट इन ए ट्रिपलेट, इंटेंसिटी ऑफ पीक इन ट्रिपलेट ऑब्जर्व्ड एज 1:1। देखो ये एक बार है, ये दो बार है, ये एक बार है, तो 1 2 1। अब आपको ट्रिक बताता हूँ कौन कितने सिग्नल में बटेगा। देखो जैसे CH3 CH2 Br, ये कोई नया कंपाउंड है, तो हमें ये देखना है इसके जुड़े पड़ोस में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, पड़ोस में जुड़े हुए कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उससे एक ज़्यादा में बट जाएगा। तो देखो इससे कितने जुड़े हुए हैं, दो, इससे जुड़े हुए कार्बन से दो में, तो इसका तो प्राप्त होगा हमें ट्रिपलेट। इससे जुड़े हुए उसमें तीन और दो पाँच, पाँच जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 5 और 1 6, तो सेक्सेट। और इसके बगल में CH2 जुड़ा हुआ है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसका ट्रिपलेट। मतलब अपने को पड़ोस में जितने कार्बन पड़ोस में जुड़े हुए कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो मान लो n है, और उससे एक ज़्यादा करना है, तो n+1 में वो पीक स्प्लिट हो जाएगी। अब देखो पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल क्या है,
इन मल्टीप्लेट की इंटेंसिटी निकालने का तरीका। तो फ्रॉम द पास्कल ट्रायंगल इंटेंसिटी ऑफ पीक इन ए मल्टीप्लेट कैन बी इजीली डिटरमाइंड। However, the intensity of peak in a multiplet can also be directly determined from the probability of orientation of protons magnetic field। तो पहला तरीका देखो मैंने ये बताया था, ये काउंट कर लो। दूसरा तरीका ये है, जैसे डबलेट है तो दोनों के बराबर होगी 1:1। ट्रिपलेट है तो देखो पहले तो 1 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ो 2, फिर वापस वो लिख दो। क्वार्टेट की कैसे, 1 इन दोनों को जोड़ो 3, इन दोनों को जोड़ो 3 और 1। क्विंटिटेट 1 इन दोनों को जोड़ो 4, इन दोनों को जोड़ो 6, फिर इन दोनों को जोड़ो 4, फिर 1। सेक्सेट की 1 दोनों को जोड़ो 5, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को 5 और ये 1। इस तरीके से आगे हम काउंट कर सकते हैं। सेक्सेट तक तो खूब होता है। अब नेक्स्ट देखो कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जो अपने को ये मल्टीप्लेट प्राप्त हुई है ना, जैसे डबलेट के लिए है, ट्रिपलेट के लिए, इन मल्टीप्लेट्स के बीच की दूरी, ये क्या है, कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीक्स इन ए मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट ऑफ दैट सिग्नल। इट डिनोटेड बाय जे और मेजर्ड इन हर्ट्ज, मतलब साइकिल पर सेकंड में ज्ञात की जाती है। इट कैन बी अंडरस्टैंड एज कंसिडर द एनएमआर स्पेक्ट्रम। जैसे CH2Br CHBr2 का एनएमआर स्पेक्ट्रम है, तो हमें CH की तो ट्रिपलेट प्राप्त होगी और CH2 की डबलेट प्राप्त होगी। तो ये हमें कपलिंग कांस्टेंट मिल गया। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब जिन हाइड्रोजन की पीक में मिली है और वो दोनों कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ जो जे की वैल्यू है वो ही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी। ठीक, नेक्स्ट है, जे वैल्यू कभी भी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वैल्यू ऑफ जे नेवर डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स J value remains constant on changing the field strength, but the chemical shift change with change in strength of applied magnetic field। और प्रैक्टिस में डेल्टा की वैल्यू तो वहाँ भी चेंज नहीं होती। तो ये था कपलिंग कांस्टेंट J।